गरीब का जादुई पैसे का पेड़। रात का समय होता है। सभी लोग गांव में अपने घरों के अंदर सो रहे होते हैं। ऐसी अंधेरी रात के अंदर एक मनोहर नाम का आदमी अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता है और कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर पेड़ से कहता है, ऐ मेरे जादुई पेड़, दिखा दे अपना कमाल और कर दे मुझे माला माल। इतना कहते ही जादुई पेड़ के ऊपर 2000 और 500 के नोट निकल आते हैं। जैसे वह पेड़ बिल्कुल नोटों के लिए ही बना हो। चारों तरफ नोटों की बौछार लग जाती है, जिसके बाद जादुई पेड़ मनोहर से कहता है, आओ मेरे बेटे, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। तुमने मुझे याद किया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? पिताजी, कल मुझे मेरे बेटे की स्कूल की फीस भरनी है और घर का राशन भी लेकर आना है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। मुझे तुम्हारी जादुई पेड़ से कुछ पैसे चाहिए। अगर ऐसी बात है तो ये लीजिए, जितने चाहे उतने पैसे ले लीजिए। ऐसा कहते ही पेड़ मनोहर की तरफ झुक जाता है, जिसके बाद मनोहर उसके अंदर से खूब सारा पैसा तोड़ लेता है और वह सभी नोटों को अपने झोपड़ी के अंदर ले जाता है, जहां उसकी पत्नी निर्मला और उसका बेटा कौशल आराम से सो रहा होता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वह अपने बेटे कौशल के साथ उसके स्कूल जाता है और वहाँ उसकी फीस भर देता है और आते वक्त वह घर का राशन भी ले आता है, जिसके चलते निर्मला उससे पूछती है, अजी क्या हुआ, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कल तक तो आपकी जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी और आज आप इतना सारा राशन भी ले आए। आखिर ये सब चल क्या रहा है? अब तुम पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। तुम तो जानती हो कि हम कितने गरीब हैं। हमारे पास रहने को एक ढंग की जगह तक नहीं है। इस टूटी फूटी झोपड़ी में हम लोग कब से रह रहे थे। ये 2 दिन पहले की बात है। मैं हमारे आंगन के पेड़ के नीचे बैठा था। भगवान, हमारे घर के अंदर तो खाने के लिए एक दाना तक नहीं है और ऊपर से मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा। मेरा बेटा भी बीमार है, अब मैं क्या करूं? तभी अचानक से पेड़ के ऊपर से कुछ नोट गिर जाते हैं। अरे ये क्या, ये नोट कहां से गिर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये सब चलकर आ रहा है। तभी मनोहर को एक आवाज आती है, मैं हूँ बेटा, तुम्हारा पिता। पेड़ को बात करते हुए देख मनोहर बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद जादुई पेड़ कहता है, अरे बेटा, मैं हूँ तुम्हारा पिता। मरने के बाद मेरी आत्मा इस पेड़ के अंदर समा गई थी। आज तुम्हें इतना दुखी होता देख मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरे जादुई पेड़ के ऊपर 2000 और 500 के नोट आते हैं। बस तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो एक मंत्र बोल देना। जादुई पेड़ मनोहर को अपना मंत्र बता देता है, जिसके बाद मनोहर उन पैसों को उठाता है और उन पैसों से अपने घर की परेशानियों को दूर करता है। उस दिन मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। पता नहीं मेरे पिताजी की आत्मा उस पेड़ में कैसे आई और क्यों आई, लेकिन उनकी मदद से आज मैं अपनी सभी परेशानियां दूर कर सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने ससुर जी के पैर छूना चाहती हूँ। निर्मला ऐसा कहकर आंगन में जाती है और उस पेड़ की जड़ों पर हाथ रखकर उन्हें चूम लेती है। पिताजी, हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप न होते तो हमारे घर में कोई भी खाना ना खा पाता और ना ही मेरा बेटा स्कूल जा पाता। तभी जादुई पेड़ के अंदर से आवाज आती है, चिंता मत करो बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब तुम्हारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अपने ससुर की आवाज सुनकर निर्मला बहुत खुश होती है, जिसके बाद वह खुशी खुशी अपने घर में चली जाती है। अब जब भी निर्मल या मनोहर को पैसों की जरूरत पड़ती तो वह जादुई पेड़ के पास आते और उससे पैसे ले जाते। एक दिन अचानक से मनोहर का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते उसके दोनों पैर डैमेज हो जाते हैं और वह चल नहीं पाता। डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए लेकिन मेरे पति की हालत को सुधार दीजिए। मैं उनको इस हालत में कभी नहीं देख सकती। क्या उनके पैर दोबारा ठीक नहीं हो सकते? ठीक होने के लिए सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा। क्या आप इतना सारा पैसा लगाने के लिए तैयार हो? डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए। जितना पैसा हो सकेगा मैं इलाज के लिए जरूर लगाऊंगी। आप बस मेरे पति के पैरों को ठीक कर दीजिए। मैं उन्हें उनके दोनों पैरों पर चलते हुए देखना चाहती हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, जाओ और 5 लाख रुपए का इंतजाम करो।
उनके पैरों के इलाज के लिए पूरे 5 लाख रुपए लग जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनते ही निर्मला तुरंत जादुई पेड़ के पास आती है और अपनी हाथों को जोड़कर जादुई पेड़ से रोते हुए कहती है, पिताजी मुझे आपकी जरूरत है। पिताजी आपका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। आप मुझे पैसे दे दीजिए पिताजी, अपने जादुई पेड़ का कमाल दिखाइए। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे पति यानी मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर को जितना पैसा चाहिए ले जाओ, मेरे इस हरे भरे नोटों के पेड़ से ले जाओ। पेड़ के इतना कहते ही उसके ऊपर कई सारे नोट प्रकट हो जाते हैं, जिसे देखते ही निर्मला हैरान रह जाती है। चारों तरफ नोट ही नोट नजर आ रहे होते हैं। तभी जादुई पेड़ उसके आगे झुक जाता है, जिसके ऊपर से निर्मला पूरे 5 लाख रुपए तोड़ लेती है और हॉस्पिटल ले जाकर डॉक्टर को दे देती है। डॉक्टर साहब ये लीजिए, आपने जितने पैसे कहे थे मैं पूरे पैसे ले आई हूँ। अब किसी भी तरह मेरे पति का इलाज शुरू कर दीजिए। उनके इलाज में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। चिंता मत करो, तुम्हारे पति के इलाज में अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और मेरा तुमसे ये वादा है कि तुम्हारा पति अपने पैरों पर जरूर खड़ा होगा। ऐसा कहकर डॉक्टर मनोहर का इलाज करने के लिए चला जाता है। धीरे धीरे कई सारे घंटे बीत जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर निर्मला के पास आता है और निर्मला से कहता है, मुबारक हो आपको, आपके पति को आप कुछ ही दिनों में ले जा सकते हैं। वो चल फिर पाएंगे, उनका इलाज सक्सेसफुल हो गया है और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। आप चाहो तो उनके पास जाकर उनसे मिल सकती हो। डॉक्टर की बात सुनते ही निर्मला बहुत खुश होती है, जिसके बाद वह अपने पति मनोहर के पास जाती है और उससे कहती है, आज अगर जादुई पेड़ के अंदर समाई हुई हमारे पिताजी की आत्मा ने हमारा साथ न दिया होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। शुक्र है उन्होंने हमारी मदद की और आप आज उनकी बदौलत अपने पैरों पर खड़े हो। मेरे पिताजी बहुत निठल्ले आदमी थे, बस उन्हें 500 और 2000 के नोट अपने पास रखने का बहुत शौक था। वो नोट मैंने उस पेड़ के नीचे ही दबाई थी, लेकिन पता नहीं था और नोट की वजह से मेरे पिताजी की आत्मा उस पेड़ के अंदर समा जाएगी और वो पेड़ एक जादुई पेड़ बन जाएगा। निर्मला कुछ ही दिनों बाद मनोहर को अपने घर वापस ले आती है। वह अब अपने पति को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देख बहुत खुश होती है, जिसके बाद अब जादुई पेड़ की मदद से उनकी आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे ठीक होने लगती है और वह अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। काली बहू की 5 बेटियां। शिवपुर नामक एक गांव में सरोज नाम की एक औरत रहती थी, जिसके इकलौते बेटे रणबीर की शादी उसके पिता महेंद्र अपने दोस्त रमेश की काली बेटी प्रेमा से करा देता है, क्योंकि उसने उसकी बेटी से अपने बेटे की शादी की जुबान दी थी। प्रेमा बहुत ही सर्वगुण संपन्न और सुशील थी, लेकिन उसकी काली सूरत देखकर कभी भी न रणबीर खुश हुआ न सरोज। वो हमेशा उस पर चिल्लाया करते थे। ऐसे ही पहली रसोई के दिन, अरे वाह प्रेमा बहू, तुमने तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। इतने अच्छे आलू के पराठे तो मैंने कभी नहीं खाए। अच्छा, मैं तो पागल हूँ जो इतने सालों से तुम्हें खाना बनाकर दे रही थी। आज तुम्हें बहू के पराठे अच्छे लग गए, वाह। अरे बहू ने पहली बार ससुराल में खाना बनाया है, तारीफ तो करनी होगी। अरे सरोज, तुम भी तो दो इसे कुछ शगुन। तुम ही दो अपनी काली बहू को शगुन। तुम्हारी मर्जी से हुई है ना मेरे गोरे से बेटे की शादी इस काली बहू से। ना उसे पसंद है ना मुझे पसंद। वही तो पिताजी, आपने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अरे एक बार सोच तो लेते मेरे बारे में, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी पर्सनैलिटी इस काली लड़की से मैच होगी भी या नहीं। अरे बस हो, बहुत हो गया रणबीर। प्रेमा बहू के बारे में मैं अब और कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे इस रिश्ते को अपनाना ही होगा। यह सुनकर रणबीर डाइनिंग टेबल से यूं ही उठकर चला जाता है। ये देख सरोज भी चली जाती है और रोते हुए प्रेमा कहती है, लगता है मेरे कालेपन की परछाई मेरे ससुराल की जिंदगी पर भी पड़ रही है। शायद मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। पता नहीं भगवान क्यों आपने मुझे ऐसी रंगत दी है कि लोग मुझे अपना नहीं सकते। अरे बहू, तू चुप हो जा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ तू बहुत अच्छी है। एक दिन तेरी सास तुझे जरूर अपनाएगी और पति भी। जी पापा जी। वक्त तेजी से गुजरता है। सरोज का अपनी बहू को कालेपन पर सुनाना कभी कम नहीं होता। दूसरी ओर प्रेमा की 5 बेटियां हो जाती हैं, जो कि 3 से 10 साल के बीच थीं। एक दिन महेंद्र अपनी 5 पोतियों के साथ खेल रहा था। अरे 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 अरे, अब मैं भागकर नहीं खेल सकता। ऐसा करो, मैं घोड़ा बन जाता हूँ और पीठ पर बैठ जाओ बच्चों। दादाजी दादाजी, मैं आऊंगी। दादा दादा दादा। अरे मेरी छोटी पोती आएगी।
क्योंकि वो बहुत छोटी है ना, इसलिए। ऐसा कहकर महेंद्र छोटी पोती को अपने पीठ पर बिठाकर चलने लगता है। ये देख सरोज कहती है, हाँ हाँ, और चढ़ाओ अपनी पोतियों को सर पर। बहू को तो ऐसे ही बिठा लिया है, 5-5 पोतियां दे दी, जिनका दहेज भी हमें देना पड़ेगा, और मेरे घर का वंश भी आगे नहीं बढ़ पाया। अरे तुम बार बार ऐसे क्यों बोलती हो? अपने बच्चों के लिए भी कोई ऐसे बोलता है क्या? मेरी और मेरे बेटे की जिंदगी नरक बना दी, तो मैं उस काली के लिए ऐसे ही बोलूंगी ना। तभी 10 साल की सबसे बड़ी पोती रूपाली दादी का पल्लू पकड़े कहती है, दादी माँ, आप माँ को ऐसे क्यों बोलती रहती हो हमेशा? आय हाय, छोड़ मेरा पल्लू, आई बड़ी अपनी माँ का पक्ष लेने वाली। दादी ऐसे क्यों बोलती हो? सरोज की ऐसी बात सुनकर महेंद्र और सरोज में बहस हो जाती है। वहीं ये सब देखकर रणबीर को प्रेमा पर गुस्सा आता है और वो कहता है, बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता, निकल जाओ मेरे घर से, और हाँ, अपनी उन 5 बेटियों को भी ले जाओ। अजी ऐसा मत कहिए, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी, और इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी, वो बहुत छोटी हैं। जहन्नुम में जाओ, पर मेरी जिंदगी से निकल जाओ ना। मुझे बेटा दिया, ऊपर से ऑफिस वाले लोग अलग से हंसते हैं कि मुझ पर काली बीवी है। ये कहकर रणबीर उसे उसकी 5 बेटियों समेत घर से बाहर निकाल देता है, साथ में उनका बैग भी फेंक देता है। ये देखकर सरोज को बहुत खुशी होती है और महेंद्र रोकने की कोशिश करता है, पर सरोज उसकी एक नहीं चलने देती। तभी प्रेमा कहती है, ठीक है, आप सब यही चाहते हैं तो मैं अपनी 5 बेटियों को यहाँ से लेकर हमेशा के लिए चली जाती हूँ। ऐसा कहकर प्रेमा अपनी 5 बेटियों को लेकर इधर उधर भटकने लगती है। फिर एक खाली मैदान में रखे हुए पाइप के अंदर अपनी 5 बेटियों के साथ रहती है। खाने का इंतजाम करने के बाद वो वहीं चूल्हा बनाकर अपनी बेटियों को खाना खिलाती है और पड़ोस में झाड़ू पोछा का काम करने लगती है। रूपाली, मेघा, प्रीति, अनीशा, तुम चारों को यहाँ से कहीं नहीं जाना, और अपनी छोटी बहन शिल्पा का बहुत ख्याल रखना है। मैं शाम तक आ जाऊंगी, पैसे भी तो कमाने हैं ना, तुम्हारा स्कूल छूटने नहीं दूंगी मैं। ठीक है माँ, आप फिक्र मत करना, हम ख्याल रखेंगे। हाँ मेरे बच्चों। तभी वहां महेंद्र पहुंच जाता है, जो कि कभी कभार बच्चों का ख्याल रखने, उनसे मिलने के लिए जाया करता था। अपने घर वालों से छुपकर वो प्रेमा का बहुत साथ देता है। एक दिन प्रेमा कहती है, पापा जी आप कितने अच्छे हैं, आपकी तरह रणबीर और माँ जी क्यों नहीं है, और शुक्रिया हमारे बारे में सोचने के लिए। क्यों इनसे छुपकर आपको यहाँ आना पड़ता है? अरे तू फिक्र मत कर किसी भी चीज की, मैं हूं ना। वक्त गुजरता है, इस तरह प्रेमा अपने बच्चों का बड़े संघर्ष के साथ पेट पालती है और फिर आए पैसों से एक किराए का कमरा लेती है। साथ ही साथ अपनी 5 बेटियों को पढ़ाती है। महेंद्र भी कभी कभी बच्चों का ख्याल रखने और उससे बात करने के लिए आता रहता था। आखिरकार 18 साल बाद उसकी 5 बेटियां अपने अपने मुकाम पर पहुंच गईं। उसकी बड़ी बेटी रूपाली डॉक्टर बन गई, दूसरी बेटी मेघा पुलिस बन गई, तीसरी बेटी प्रीति फौज में चली गई, छोटी बेटी अनीशा पायलट बन गई और सबसे छोटी शिल्पा वकील बन गई। अपनी बेटियों को वर्दी में देखकर बूढ़ी प्रेमा की आंखों से आंसू छलक जाते। हाय, आखिर मैं जो चाहती थी वो तुमने किया। मैं तो कभी पढ़ नहीं पाई क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, फिर तुमने मेरा सपना पूरा किया और आज तुम बहुत अच्छे मुकाम पर हो। मुझे गर्व है अपनी 5 बेटियों पर। माँ, जब आपकी कोई चोट वगैरह होगी ना तो मैं आपको जल्दी ठीक कर दूंगी। और माँ, अगर आपको पापा से शिकायत हो तो बताओ, अब तो मैं उनको जेल में भी डाल दूंगी, पुलिस वाली जो बन गई हूँ। और माँ, मैंने तो देश की सेवा करने की ठान ली है। थोड़े दिन बाद मैं माँ आपको और अपनी बहनों और दादाजी को बाहर एरोप्लेन में बिठाकर विदेश की सैर कराऊंगी। और माँ, मैं तो वकील हूँ, अगर दीदी या आपने मुझसे बहस करी तो भी जीत नहीं पाओगे, क्योंकि जीतूंगी तो मैं ही। हाँ हाँ, वैसे भी तू छोटी है, हम तुझसे क्यों लड़ेंगे। तभी छड़ी से चलकर परेशान महेंद्र आता है तो प्रेमा कहती है, अरे पापा जी, आप परेशान क्यों हो? अरे दरअसल बात ये है, हमारे जमींदार ने धोखे से हमारा घर छीनकर हमें अपने घर से निकाल दिया, जिसके बाद हमें रोड पर भीख मांगनी पड़ी। बेटा, अब तुम दोनों ही कुछ कर सकते हो। मुझे अपनी बेटियों पर बहुत गर्व है कि तुम अपने इस मुकाम तक पहुंची हो। दादाजी, ऐसी बात थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? 2 डंडे खाएंगे तो सब वापस कर देंगे। मैं तो ऐसा केस ठोकूंगी कि जिंदगी भर अपनी चीज पर हक भी नहीं जमा पाएंगे वो। माँ, हम आते हैं।
तभी उसकी दोनों लड़कियां महेंद्र के साथ उस जमींदार के घर पहुंचती हैं। फिर मेघा जमींदार का गिरेबान पकड़कर चांटा मारती है, जिससे वो कहता है, अरे कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुमने महेंद्र प्रताप की जो जमीन पर कब्जा किया है वो पेपर वापस कर दो, वरना जेल में पहुंचा देंगे और मैं ऐसा केस बनाऊंगी कि 10 साल तक बाहर नहीं आ पाओगे जेल से। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ये लो पेपर्स। बहुत अच्छा, हवलदार इसे हथकड़ी लगाकर गाड़ी में बिठाओ। तुमने कहा था पेपर देने के बाद ऐसा नहीं करोगी, झूठ बोला तुमने। तूने हमारे दादा दादी और पिताजी के साथ जो किया उसकी तुझे सजा तो जरूर मिलेगी। दादा दादी? अब समझ में आया, पोतियां है ये मेरी सरकारी अफसर वाली। तभी महेंद्र की पोतियां उसे सड़क पर भीख मांग रहे सरोज और रणबीर के पास ले जाती हैं, जहां मेघा उनके घर के पेपर उसके हाथ में दे देते हैं। तो सरोज कहती है, तुम कौन? महेंद्र जी, क्या हमारा घर हमें वापस मिल गया है? पर कैसे? हमारी होनहार पोतियों की वजह से। ये सबसे छोटी वकील है शिल्पा और पुलिस की वर्दी में मेघा है। हमारी पोतियों ने किया है ये, और मैंने आज तक इन्हें कितना गलत समझा। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मेरी बाकी बेटी और प्रेमा कहाँ है? हम यहाँ हैं। तभी रणबीर और सरोज माफी मांगकर अपने परिवार को गले से लगा लेता है। अपनी 5 बेटियों के ऊंचे मुकाम पर देखकर रणबीर की आंखें भर आती हैं, जिसके बाद पूरा परिवार एक ही घर में खुशी खुशी से रहने लगता है।